हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने इसके 2 पार्ट कर लिए थे और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही लर्न करा दी थी। जैसे मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर के 4 पॉइंट बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके 5 पॉइंट कि क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बुरी तरीके से बर्बाद हुआ। और उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड और हमने देखा था क्लास उसमें स्विस कनाल। तो आप फटाफट कमेंट में मुझे बताओ क्लास, स्विस कनाल कब से बनना चालू हुआ, कब बनकर खत्म हुआ, कौन सी गवर्नमेंट ने उसको बनाया और उसको बनाने से मोनोपोली ट्रेड जो है वो किसके पास पहुंच गया। श्रीलंका का पुराना नाम। और क्लास इसके बाद आपको चाइना, श्रीलंका और कौन सा कंट्री था क्लास, ईरान। ईरान का जो पुराना नाम है ये आप कमेंट करके बताओ कि आपको याद है कि नहीं। और आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। टाइम से पहले ये वीडियो आ रही है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, ताकि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसका टेस्ट लेंगे और रिविजन करेंगे। आप सबकी ड्यूटी है कि ये पहला चैप्टर है तो इसे अच्छे से फिनिश कर लो। अगर एक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो ऐसे ही मैं बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको अच्छे से क्लास के अंदर ही लर्न करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। फॉरेन ट्रेड हम पढ़ चुके थे पार्ट 3 तक, आज मतलब कि 3rd पॉइंट हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 4th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक कंडीशन। देखो, डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की बहुत बुरी थी। इसका मतलब 1921, बेटा इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना, ईयर 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं थी। कभी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कभी इंडिया की पॉपुलेशन घट रही थी। लेकिन 1921 ऐसा ईयर है जिसके बाद से आज तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कभी भी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी है। जिसके लिए क्लास बहुत सारे एक्ट बिल भी पास हो रहे हैं। क्लास यूपी का आपको पता ही है, सम टाइम इट इज क्लास इंक्रीज एंड डिक्रीज, बट लेकिन क्लास 1921 के बाद से क्लास ये कंटिन्यू क्लास क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको पता होना चाहिए, 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया, ऑफिशियल सेंसस पता है ना, जो 10 साल के अंदर डाटा रिकॉर्ड करती है पूरी कंट्री का, तो सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है वो कब आया, 1881 में। इट वाज कैरिड आउट आफ्टर 10 इयर्स। और सेंसस क्लास कब बना जाता है, 10-10 साल में बना सेंसस में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जनगणना जो है वो 2011 में हुई, अब 2021 में, यानी कि दिस ईयर। तो ये पूरा का पूरा था डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया का। अब इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पैदा बहुत ज्यादा हो रहे थे बच्चे और डेथ जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रही थी। कंट्री की समस्या ये थी कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ता चला गया। और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर हॉस्पिटल, प्रॉपर मतलब टीकाकरण वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह नहीं होता था, स्वच्छता नहीं थी इतनी, इसकी वजह से डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। बर्थ रेट रेफर्स टू, बर्थ रेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ईयर। एक साल में 1000 में से, अगर 1000 की जनता कहीं रह रही है तो 1000 में से कितने लोग पैदा हुए, ठीक है, कि 1000 की जनसंख्या कितनी बढ़ी, उसको बोलते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट का मतलब क्या है क्लास, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000। हर 1000 लोग में से कितने लोगों की डेथ होगी, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट इन अ ईयर। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। यानी कि इंडिया का ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी कि इंडिपेंडेंस आजादी मिलने से पहले, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा थी क्लास, नियरली 48 एंड 40 पर 1000। ठीक है। और करंट में सिर्फ 19 है। तो उस टाइम पे बर्थ रेट 48 थी, 48 बच्चे पैदा हो रहे थे और 40 लोगों की डेथ हो जा रही थी। लेकिन आज की बात करें तो 16 का डाटा हमने लिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, अपनी कोई भी बुक है उसका डाटा अगर चेंज है तो उसका ईयर भी चेंज होगा। तो आप देखना कि किस ईयर का क्या डाटा है। और ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, बट आप टेंशन ना लो कि बिफोर एग्जाम मैं आपको सारा कुछ लर्न करा के डाटा याद करा के भेजूंगा। इस पर इतनी टेंशन मत लेना कि इसमें नंबर कट जाएंगे। करंट बर्थ रेट 19 है पर 1000 और करंट डेथ रेट जो है वो 7 पर 1000 है। ये 2016 का डाटा है, तो आपने ध्यान रखना। और करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 1.19% है, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है पूरे इंडिया का वो लगभग 1.19% से एवरी ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। उस टाइम पे हमारा बर्थ रेट तो ज्यादा था ही, डेथ रेट भी ज्यादा था, 48 और 40 आप ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है लो लिटरेसी रेट।
देखो, लिटरेसी रेट बहुत कम था, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी ना, वो इंडिया में बहुत कम थी। लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%, आउट ऑफ विच फीमेल लिटरेसी रेट जस्ट 7%। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि उस टाइम पे भी महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, उनको प्रॉपर क्लास एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 7% थी, और जबकि टोटल लिटरेसी रेट था 16%। मतलब अगर 100 की बात करें, 100 में से सिर्फ 16 लोग ही ऐसे हैं जिनको एजुकेशन मिल रहा है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। यही मेन रीजन था कि अंग्रेजों ने बहुत टाइम तक कब्जा किया हमारे ऊपर, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, अपने राइट्स को नहीं जानते थे कि हमारा अधिकार क्या है, अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं जानते थे, डिवाइड किया, और अनएजुकेटेड लोग थे तो उनके ऊपर रूल करना उनके लिए आसान हो गया। अगर हम आज की बात करें, करंट लिटरेसी रेट वो लगभग 74.04% है। अर्बन क्लास मेल लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ी ज्यादा है, 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट जस्ट 64%। तो ये अभी भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मेल फीमेल के बीच का जो भेदभाव है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। फीमेल लिटरेसी रेट अभी भी कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है हमारी कंट्री का, आपको पता है केरला और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में बहुत ज्यादा है लिटरेसी रेट, जबकि बिहार में ये क्या है, क्लास लोएस्ट लिटरेसी रेट है। सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल तक जीवित रह सकता है। तो अगर किसी कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री में जो क्लास लोग जिएंगे वो ज़्यादा साल तक जिएंगे। लेकिन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे देयर वाज नो मेडिकल फैसिलिटी, पुअर हेल्थ कंडीशन, कंटिन्यूस फेमाइन, क्लास बहुत ज़्यादा फेमाइन, यानी कि एक तरीके से कह लो भुखमरी आती थी, क्लास सूखा पड़ जाता था, खेती बाड़ी लोग नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ड्यू टू स्टारवेशन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, और लोगों की मौत हो जाती थी। एज टू लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज 44 ईयर्स, प्रेजेंटली ये 64 है। मेडिकल फैसिलिटी पहले से इंप्रूव है, लेकिन उसे और ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है हमारे देश में। कोरोना टाइम पे आपको पता है क्लास के देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पता चल गया कि सामने आ गया कि क्या कंडीशन है, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, आज 68 है लेकिन उस टाइम पे 44 था। तो ये आपको रीजन जरूर पता होना चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों उस टाइम पे कम था। क्योंकि क्लास भूखमरी थी, फेमाइन्स आ रहा था कंटिन्यू, जो सूखा पड़ जा रहा था, क्लास ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना, या फिर आप कह लो कि प्रॉपर खाने को पीने को नहीं मिल रहा, नहीं बीमारी आ रही है, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, स्वच्छता मेंटेन नहीं करते थे लोग, जैसे टॉयलेट वगैरह जो है आजकल वो उस टाइम पे नहीं थी, खुले में ही सोच करते थे लोग। तो फोर्थ पॉइंट है हाई इन्फेंट। इन्फेंट मतलब वो छोटे बच्चे जिनकी 1 साल से कम एज है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बच्चों का, वो भी ज्यादा था। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल का एज, बच्चे 1 साल के एज से पहले ही कई सारे बच्चों की मौत हो जाती थी। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डेंजर फिगर है यहाँ पे। 1000 लिव बर्थ में से उस टाइम पे लगभग 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 218, जो कि लगभग 22% है, उनकी डेथ हो जाती थी। करेंटली ये सिर्फ 44 पर 1000 है, अभी ये सिर्फ 44 है। उस टाइम पे 1000 में से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। ये पूरे इंडिया का 44 है। इवन केरला की बात करें तो ये और बहुत कम फिगर है। केरला की मेडिकल फैसिलिटी क्लास बहुत ज़्यादा हाई है, और वहाँ के मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है केरला का, एजुकेशन में भी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, बर्थ रेट डेथ रेट ज़्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो ये आपको सारे के सारे 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है। ये डेमोग्राफिक कंडीशन है इंडिया की, ठीक है। देखो, मैं आपको बोल रहा था ना क्लास की जो बंगाल फेमाइन है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कितनी ज़्यादा एक तरीके से आप कह लो कि भुखमरी थी, गरीबी थी। ये डाटा बिल्कुल दिल दहलाने वाला डाटा है क्लास, रोंगटे जो है वो कांप उठते हैं क्लास अंदर रो आपका। ये 1943 में 2.123 मिलियंस लोगों की डेथ हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। यानी कि आप सोचो, लगभग आप, ये डाटा विकिपीडिया से लिया गया हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में आपको बता दें क्लास की जो डाटा बोला जाता है रियल में, वो क्योंकि होता क्या है कई बार ना, जो प्रॉपर डाटा नहीं होता, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। ये कहते हैं 4 मिलियन, यानी कि क्लास
40 लाख लोगों की डेथ हो जाना। सोचो ये कितना बड़ा फिगर है, जबकि उस टाइम पे पॉपुलेशन बंगाल की लगभग 60 मिलियन के आसपास थी। उसमें से 2 से 3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू मलेरिया, ड्यू टू स्टारवेशन, प्रॉपर फूड नहीं मिला। आप देख सकते हो क्लास के हालात कैसे हैं। कपड़े तो बहुत दूर की बात है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए छत नहीं, खाने पीने के लिए मतलब जो है नहीं है कुछ भी उनके पास। ऐसे ऐसे जब इमेजेस आते हैं क्लास, ये बच्चे हैं क्लास, ठीक है। अब ये देखो ऐसे डेथ हो जाती है, मतलब कि आपकी बॉडी सूख जाएगी, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो ये सोचो इतनी सारी डेथ हो रही थी उस टाइम पे, कितनी प्रॉब्लम थी। और ये 1943 की बात है, मतलब जस्ट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको ज़्यादा डिटेल जानना हो तो यूट्यूब पे आप क्लास इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बंगाल फेमाइन के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। हमारे सिलेबस में ज़्यादा इसका पार्ट है नहीं, तो हम ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, यानी कि लोग इनकम कैसे जनरेट करते हैं। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इसमें लिखा है क्लास, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, टर्चरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें मतलब प्राइमरी सेक्टर 72.7% लोगों को रोजगार दे रहा था उस टाइम। सेकेंडरी सेक्टर में लोग इंगेज थे ओनली 10% और टर्चरी सेक्टर में 17.2%। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस शो कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर में अनाज उगाया, अनाज को प्रोसेस किया फिनिश गुड्स में सेकेंडरी सेक्टर ने, और उसे हमारे टेबल तक, हमारे घर तक पहुंचाया टर्चरी सेक्टर ने। तो अगर ये रीजनल इम्बैलेंसेस है या फिर क्लास ये डिफरेंस है तो ये अच्छी बात नहीं है। सेक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अनाज तो ज़्यादा बन रहा है लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा और सही से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये डिफरेंस थे, ये हालात थे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर यानी कि ऑक्यूपेशन में मेजर पॉपुलेशन जो 3/4 पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी किस पे थी क्लास, एग्रीकल्चर पे। ओके, अब ये रीजन है कि जो हमारा मतलब कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है उसमें लोग ज्यादातर किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ये नोट्स आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सुनील पांडे 2021-2022 वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना हमारा ग्रुप। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर यानी कि लगभग 75% जो है वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर में। कृषि प्रधान देश हुआ करता था और ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। रेस्ट जो 25% बचे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करते थे। यानी कि आप ये ध्यान रखना कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात आ जाए तो पहला पॉइंट क्या है क्लास, की हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। लोग जो है वो ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। अनबैलेंस ग्रोथ अनबैलेंस था। क्यों? ग्रोथ इज टू बी सेड अनबैलेंस व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप। हर सेक्टर इक्वली डेवलप करना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं था। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा डिपेंड थे। इन इंडिया देयर इज अ प्रीडोमिनेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से बाकी जो 2 सेक्टर थे वो अनबैलेंस ग्रोथ था, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, उन पे लोग ज्यादा डिपेंड नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट है रीजनल वेरिएशन। देखो, जब सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है ना, कुछ स्टेट उसको अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, कुछ स्टेट अडॉप्ट नहीं करते। फ्यू स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेसेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड शिफ्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप देखोगे ना, इन स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पहले से एग्रीकल्चर से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। हाउएवर स्टेट्स सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, ये क्लास आज भी कृषि प्रधान स्टेट आप कह सकते हो, जहाँ पे खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनके अलावा भी और नाम है, बट इन स्टेट्स ने आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर से हटके इंडस्ट्री की तरफ जाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की तरफ जाने लगे। लेकिन जो ये स्टेट उदाहरण उड़ीसा हो गया, पंजाब और राजस्थान, ये लोग क्लास अभी भी एग्रीकल्चर पे, उस टाइम पे इन्होंने बहुत मतलब एग्रीकल्चर से हटे नहीं कि चलो यार खेती बाड़ी ही करते हैं, इंडस्ट्री बनाने की जरूरत क्या है, फैक्ट्री बनाने की जरूरत क्या है, इन्होंने ये काम नहीं किया। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, चैप्टर है सिर्फ 5 मार्क्स तक का और मैंने इसमें ली है टोटल 3 क्लास, लगभग आधे घंटे की। मतलब अगर आप 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ लो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना तीनों वीडियोस को आज के मिलाकर, तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे में एक चैप्टर 5 नंबर क्लास, कोई बुरा नहीं है, अच्छे से खत्म हो जाएगा। और टेस्ट इसका जरूर देना, उस टेस्ट में MCQ सारे कवर हो जाएंगे जो टर्म 1 में आपके आने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज दैट कंट्री नीड टू ऑर्डर फंक्शनिंग प्रॉपरली। भाई सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री तभी अच्छे से काम कर पाएगा, कोई स्कूल तभी अच्छे से काम कर पाएगा, कोई घर तभी अच्छे से चल पाएगा जब उसमें प्रॉपर
इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक फैसिलिटी है जो किसी भी कंट्री को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। जैसे उस कंट्री की सड़क सड़क अगर नहीं होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, कहीं जा नहीं सकते, कोई आपके यहाँ नहीं आ सकता, कहीं जाना हो खर्चा ज़्यादा लगेगा। एयरपोर्ट, रेलवे, एनर्जी, यूटिलिटीज़ यानी बिजली वगैरह, communication, education, healthcare, social. It is not denying that the fact that that there was some infrastructure development in the area of transportation and communication. ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, और अंग्रेजों ने सिर्फ दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा जो है वो है कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने दो चीज बनाई, रोडवेज, रेलवेज। रोडवेज क्यों बनाई? ताकि गांव गांव से, गली मोहल्ले से अनाज पूरा, उनका जो फिनिश गुड्स है, सॉरी जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए, लाइक सिल्क है, कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, वो सारा का सारा उठाकर अपने बंदरगाह पे लाया जा सके, रेलवे स्टेशन पे लाया जा सके। फिर बनाया रेलवे ताकि रेलवे स्टेशन के थ्रू बल्क में माल उठाकर अपने देश में ले जा सके, बंदरगाह तक पहुंचा सके, पोर्ट्स तक पहुंचा सके, और जो वहां से फिनिश गुड्स आता है उसको भी पूरे देश के अंदर सप्लाई कर सके। सप्लाई चेन को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने अपने फायदे के लिए रेलवे और रोडवेज बनवाया। तो ये तो उन्होंने अच्छा काम किया, इससे हमें फायदा भी हुआ। और कम्युनिकेशन में इन्होंने दो चीज का डेवलप किया, पोस्ट और टेलीग्राफ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राफ क्या होता था। इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ हुआ करते थे जिससे ना जो इनके कर्मचारी थे, जो इनके ऑफिशियल्स थे, उन तक ये ना कॉलोनियल रूल को सेटअप करने के लिए मैसेज भेजते थे। आज अगर मोदी जी कुछ अनाउंस करेंगे तो वो मीडिया में आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, 2-3 मिनट के अंदर पूरे देश में फैल जाएंगी चीजें, है ना। लेकिन तब उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तब इलेक्ट्रॉनिकली वायर्स के थ्रू मैसेज भेजा जाता था। दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफिक मशीन हुआ करती थी, जिस मशीन के थ्रू ये लोग क्लास इंफॉर्मेशन को भेजा करते थे। और आम जनता के लिए होता पोस्ट। पोस्ट तो जानते हो, चिट्ठी, जहाँ पे देखो आज मोबाइल फोन है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है, वीडियो में बातचीत होती है एकदम एचडी क्वालिटी में। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको एक खत लिखना पड़ता था कागज़ में। खत लिखने के बाद उसको उसके ऊपर मोहर लगती थी, स्टैंप लगता था, उसके बाद वो आप खत डालते थे। 7-8 दिन में जिसके पास पहुंचना था वो पहुंचता था, वो उसे पढ़ता था, पढ़ने के बाद वो एक खत लिखता था रिप्लाई में, तब जाके आपके पास आता था। इतना सिस्टम, मतलब कोई भी मैसेज अगर भेजना है, कम्युनिकेशन करना है तो 15-20 दिन का गैप लग जाता था। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट। तो ये पोस्ट आम जनता के था, और टेलीग्राफ जो है वो इनके सरकारी कर्मचारियों के लिए था, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन, मान लो कहीं लोग भड़क रहे हैं तो वहाँ आपको मैसेज भेजना है तो टेलीग्राफ के थ्रू भेजते थे। तो आप ध्यान रखना, अंग्रेजों ने सिर्फ इन्हीं दो सेक्टर पे अच्छे से काम किया, यही दो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या है कम्युनिकेशन, वो भी अपने फायदे के लिए, ना कि जनता के फायदे के लिए। अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया रोडवेज रेलवेज डेवलप किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लिया जाता है तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम ना हो, कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जब पार्टीशन हुआ, जब अलग अलग हुआ इंडिया पाकिस्तान, तो उस सिचुएशन में जो जूट इंडस्ट्री थी, जहाँ पे जूट की पैदावार ज़्यादा थी, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री में इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ जूट में। ठीक है, तो कल वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1 मार्क में कि पार्टीशन की वजह से कौन से रॉ मेटल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तो जूट को। ठीक है, जूट रस्सी होती है। रेलवे की बात करें, रेलवे ऑफ कोर्स वाज अ मेजर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स बट द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन, इंडिया के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। अब रेलवे से क्वेश्चन पूछा सकता है, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1850, और पहली जो ट्रेन चली मुंबई बोरी बंदर से थाने, जो बच्चे मुंबई के हैं वो समझ जाएंगे, पहली ट्रेन वहीं मुंबई बोरी बंदर से थाने तक चली थी, जिसने लगभग 33.8 किलोमीटर का डिस्टेंस 57 मिनट में कवर किया। हालांकि ये स्पीड बहुत कम है, लेकिन सोचो ये कब की बात हो रही है, 1850 की। 1850 कहाँ 2011, और तब ट्रेन जो है वो 1 घंटे में लगभग 33 किलोमीटर सफर करता था। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन जब चली थी, इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में। अगर क्वेश्चन कोई पूछे इंट्रोड्यूस तो 1850 1850, और पहली ट्रेन चली कब? 1853 16 अप्रैल को, आफ्टर कमर्शलाइजेशन। इन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया। पता है ना आपको एग्रीकल्चर 4 पॉइंट। अगर आपको परफेक्ट बनना है इस चैप्टर में तो फटाफट आपने जितना भी इस चैप्टर में लर्न किया है फटाफट कमेंट में लिख डालो, चाहे वो एग्रीकल्चर के पॉइंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पॉइंट हो, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वाला पॉइंट हो, या फिर वो पॉइंट ऑफ क्लास की ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की बात हो, स्विस कनाल की बात हो, जो भी आपने अब तक सीखा है सब कुछ एक बार लिख डालो। लिखते ही देखना आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
आफ्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दे नीड टू कलेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम रूरल एरिया। भाई विलेजेस से, गांव से, भाई कमर्शलाइज कर दिया, हर किसी से बोला कैश क्रॉप उगाओ, तो कैश क्रॉप को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या क्या बनाया, रेलवे बनाया। सो रेलवे इंट्रोड्यूस, इट ब्रोक, इन्होंने तोड़ा जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर। बैरियर मतलब होता है रुकावट, तो जो रुकावट थी पहले कि यार वहां से माल कैसे लाएंगे, इतनी दूर से कैसे आएगा, वो रुकावट खत्म हो गई। लेकिन बेटा जब रेलवे इन्होंने बनाया ना, तो इंडियन अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से कमर तोड़ दी। समझ लो कि बिल्कुल इतना पैसा लगा रेलवे को डेवलप करने के लिए, 1850 की टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोयला वगैरह जलाकर जो है रेल को चलाते थे, कोयला इंजन हुआ करता था, तो इतना ज्यादा पैसा लगा कि कंट्री का सारा पैसा जो है इन्होंने झोंक दिया रेलवे को डेवलप करने में। इम्पैक्ट ऑफ रेलवे, लेकिन रेलवे से कुछ फायदे हुए। सबसे पहला, रेलवे पीपल टू ब्रेक, देखो जो दूर दूर तक लोग नहीं जा पाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते थे, रेलवे के आने से, पैसेंजर ट्रेन के आने से वो दूर दूर तक का एरिया भी अब कवर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपका अनाज, आपका सामान, आपका जो भी आपने कैश क्रॉप उगाया है वो भी दूर दूर तक एरिया में आप आराम से भेज सकते थे। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, देखो जब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा ना तो बेटा मार्केट भी बढ़ जाएगी, मार्केट बिल्कुल एक्सपैंड हो गई, नई नई क्लास दुकानें खुलने लगी, नया नया बाजार खुलने लगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो गया। देखो आप जहां भी देखोगे मार्केट है, आपके यहाँ पे आसपास बहुत सारे बाजार होंगे, मार्केट होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा। देखना क्लास, हर हर ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस, ठीक है, ये सब वहाँ पे जा रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा रहेगा तो किसान अपना अनाज जो है, अपनी चीज़ों को आराम से अपने फार्म एरिया से मंडी तक, बाजार तक भेज पाएगा, तो वहाँ पे भेज पाएगा तो मार्केट बनेगा। अलग अलग जगह आज आज हमारे पास यूपी में गन्ना होता है, असम में चाय होती है, लेकिन असम से चाय हमारे पास आ जाती है किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही मार्केट होता है। तो रेलवे लोगों का जो लॉन्ग जर्नी है उससे कवर करता है। डिस्टेंस, जो मालगाड़ी होती है ना क्लास, बहुत सारी 30-30 40-40 बॉगी होती है, उनके अंदर सामान भर भर के जाता है। आज भी आपके पास सब्जियां, प्याज, आटा, दाल, चावल जो भी आ रहा है वो सब क्लास ट्रेन के थ्रू ही आता है, और मार्केट भी इसके थ्रू एक्सपेंड होता है। देखो ये रही वो पहली ट्रेन जो मुंबई से, यानी कि बोरी बंदर से थाने तक चली थी क्लास, यानी कि ये हो गया, ठीक है। देख रहे हो क्लास ट्रेन, और स्टीम इंजन हुआ करते थे क्लास, देखो ऐसे धुआं छोड़ता था। तो अब तो ऐसी ट्रेन जो है बहुत कम देखने को मिलती है, बट बहुत कम। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये दो डेवलपमेंट हुए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक टेलीग्राम यूज इन इंडिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कहीं लोग लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ तो नहीं रहे, नियम कानून को तो खराब नहीं कर रहे, उस चीज को मेंटेन करने के लिए इन्होंने टेलीग्राफ बनाया। पोस्टल सर्विसेज आर बेसिकली, जो पोस्टल सर्विसेज था, डाक खाना, वो था आम जनता के लिए, और टेलीग्राफ था, ये देखो मशीन हुआ करती थी, इसके थ्रू इसे मैसेज डालकर, वायर लगे होते थे, वायर के थ्रू ये जगह जगह तक मैसेज भेजते थे। इसको क्या कहते हैं क्लास, टेलीग्राफ, ठीक है। इसी बेसिस पे आज का टेलीग्राम है, टेलीग्राम जो आप देखते हो ना, वो इस बेसिस पे ही बनाया गया नाम, ठीक है। लास्ट पॉइंट, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज एक चैप्टर को अच्छे से कर लो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट टर्म में जो भी आएंगे आपके चैप्टर्स, उसमें ये तो कवर होगा ही, और आपका अच्छे से चैप्टर आपको आना जरूर चाहिए। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल आया, हमें बहुत नुकसान हुआ। इस पूरे चैप्टर में अब तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि इंडिया कैसे बैकवर्ड बना, कैसे स्टैग्नेंट आया, स्टैग्नेशन कैसे आया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी अलग अलग सेक्टर हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी। बट यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे जो अच्छे पॉइंट्स है, क्योंकि हर बुराई में भी कुछ अच्छा ही रहती है। तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इनको प्लीज कर लेना, उसके साथ हमारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश। कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा अब जो आप चैप्टर खत्म होने के बाद नहीं बना पाओगे। बच्चे बोलते सर एमसीक्यू करा दो, बट जब तक चैप्टर आपको नहीं आएगा तो एमसीक्यू कैसे करोगे आप, रट्टा मारोगे क्या एक करके सारे एमसीक्यूज। चैप्टर अच्छे से हो गया, एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना, अपने सारे दोस्तों को बोलना टेस्ट दें। हमारा टेस्ट होता है संडे को, इवन क्लास ये टेस्ट मैं और भी जल्दी ले लूंगा आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, और आपका टेस्ट में हम लाइव लेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सेल्फ सफिशिएंसी, ज्यादा अनाज उगाओ, ज्यादा अनाज उगाओ। अरे ज्यादा अनाज उगाया ठीक है मजबूरी में, पर ज्यादा अनाज उगाने से कहीं ना कहीं अनाज में हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, अपना अनाज खा के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेचने तो लगे ना। पहले लोगों के मन में आइडिया नहीं था कि यार बेच भी सकते हैं क्या अनाज को, सबके पास अनाज था, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री बनने लगी, अर्बन एरिया बनने लगा, वहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तो यहाँ से हम अनाज अपने लिए कंजम्पशन करने के बाद जो बचेगा उसको हम भेज देंगे कहाँ पे क्लास, अर्बन एरिया में। तो इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पीजेंट यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल, इट लीड्स टू मोर आउटपुट।
अनाज अपने लिए बनाते थे, कम उगाते थे, बेचने के लिए बना रहे हैं, ज्यादा उगा रहे हैं। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे आया तो ऑब्वियस है रेलवे के आने से ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा माध्यम आपको मिल गया। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, इन्होंने बोला कि जो कैश क्रॉप उगाएगा हम उनको ज्यादा पैसे देंगे। पहले बार्टर सिस्टम चलता था कंट्री के अंदर कि मेरे पास अनाज है, मैं मेरे को, मान लो मैं किसान हूं, मैं कहीं कहीं काम कर रहा हूं किसी जमींदार के यहाँ, उसने मुझे अनाज दिया, मैं इसी अनाज को राशन की दुकान पर देकर मैं और चीजें खरीदता था। लेकिन अब मुझे कैश क्रॉप मैं उगा रहा हूं तो मुझे कैश मिल रहा है, और इस कैश से मैं क्या कर रहा हूं, किसी और को कैश देकर कुछ चीजें खरीद रहा हूं। तो यानी कहीं ना कहीं ये मॉनेटरी इकोनॉमी को प्रमोट करता है जहां पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगा। चेक ऑन फेमाइन, जो क्लास मैंने बताया आपको कि गरीबी भुखमरी जहां जहां होती थी ना, ये रेलवे के थ्रू वहां पे अनाज पहुंचाया करते थे। तो जहां जहां अनाज की कमी होती थी वहां अनाज पहुंचाया करते, ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फूड आर सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ ड्रॉट, जहाँ सूखा पड़ जाता था, जहाँ फसल नहीं हुई, जहाँ पे क्लास कोई इमरजेंसी आई या नेचुरल कैलेमिटी आई, वहाँ पे क्लास ये इसके थ्रू, जैसे आजकल होता नहीं, आप देखते हो कि कहीं फ्लड आ जाता है तो हेलीकॉप्टर के थ्रू ये लोग अनाज वगैरह पहुंचाते हैं। तो उस टाइम पे क्लास जो भी मदद हो सकती थी वो रेलवे के थ्रू ये करते थे, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब कि नेचुरल कैलेमिटी कम आती थी, भुखमरी सूखा ज़्यादा पड़ता था। ठीक है। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप ये कहो कि जो भी मतलब पूरा न्याय कानून न्याय व्यवस्था बनाई थी, उसका डायरेक्ट उसको क्लास किसने एक्वायर कर लिया क्लास, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी आप कह सकते हो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्टली ले लिया। तो एक बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें मिल गया, बस हमको उसमें चेंज करना था, प्रॉपर रूल रेगुलेशन वाली चीजें हमको मिल गई। और आपको पता है क्लास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे राइट्स हो, वो हमने कहीं ना कहीं क्लास अलग अलग कंट्रीज से सीखा और सीख के उसे बनाया। effective administrative setup, they had an effective administration setup which they left as a legacy, एक legacy की तरह विरासत में छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन क्लास अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप छोड़ गए कि हमें किस, देखो एक होता ना बना बनाया रूल रेगुलेशन कैसे करते थे, सब कुछ बना बनाया हमको मिल गया, तो हम उसमें बस हमको चेंज करने थे, उनके रूल्स अच्छे नहीं थे तो ऑब्वियसली हम उनको रूल्स को चेंज करना था, बट एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया था किस तरीके से देश को चलाना है। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया। मैंने फिनिश कर दिया, मेरी तरफ से फिनिश हो गया, अब आपकी तरफ से फिनिश करना बाकी है। तो सब लोग टारगेट बना लो कि अब जो टेस्ट होगा इसका विद इन 2 to 3 डेज में अनाउंस कर दूंगा, और उस टेस्ट में सबके सब 20 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 के लिए। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इसको, ताकि इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बना सको। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करके बताना क्लास कि इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा, आज तक आप कहाँ से पढ़ रहे थे मुझे नहीं पता, आप स्कूल से पढ़ रहे थे किसी और चैनल से, बट आपको ये कैसा लगा आप प्लीज मुझे बताना, और अच्छा लगे सारे दोस्तों को शेयर करना। और ऐसे ही मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स करा दूंगा, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ले सकते हो जो मैंने खुद बनाए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।